हमारा अगला चैप्टर है ब्रिक्स। सो ब्रिक्स में हम देखेंगे ब्रिक्स कंपोजिशन ऑफ गुड ब्रिक अर्थ। तो कंपोजिशन क्या होता है हमारा ब्रिक का। तो इसका ट्रिक है सलीम। तो सलीम में यस फॉर सिलिका, ए फॉर एल्यूमिना, एल फॉर लाइम एंड आई फॉर आयरन ऑक्साइड एंड एम फॉर मैग्नीशिया। ठीक, तो सिलिका कंटेंट कितना होता है अगर हम देखें बात करें तो 50 से 60% सिलिका होगा। एल्यूमिना हमारा कितना होगा 20 से 30%। तो सिलिका की बात करें 50 से 60%, एल्यूमिना 20 से 30%, और इसके बाद लाइम हमारा होगा लेस देन 5%। लाइम 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और इसके बाद आयरन ऑक्साइड की बात करें तो 5 से 6%। मैग्नीशिया की बात करें तो लेस दैन 1%। ठीक, और इसके बाद देखें अगर तो सिलिका फंक्शन क्या है इसका, तो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, शेप प्रोवाइड करता है, हार्डनेस प्रोवाइड करता है, ड्यूरेबिलिटी प्रोवाइड करता है, क्रैकिंग से बचाता है, श्रिंकेज से बचाता है और वार्पिंग से बचाता है। ठीक, और इसके बाद अगर इफेक्ट अगर ये अधिक होगा सिलिका 50-60% से तो ब्रिक्स बिकम ब्रिटल। ब्रिटल हमारा हो जाएगा, वीक हो जाएगा। एक्सेस ऑफ सिलिका डिस्ट्रॉय द कोहेजन बिटवीन पार्टिकल। तो जो कोहेजन है वो क्या हो जाएगा, ब्रिक में कम हो जाएगा। एल्यूमिना की बात करें तो एल्यूमिना हमारी प्लास्टिसिटी प्रोवाइड करती है ब्रिक को, और मतलब इजली मोल्डिंग हो जाता है प्लास्टिसिटी से। क्ले हैविंग हाई एल्यूमिना आर फाउंड टू बी वेरी रिफ्रैक्टरी। तो अगर जिसमें ज़्यादा एल्यूमिना है वो बहुत क्या होता है हमारा रिफ्रैक्टरी ब्रिक होता है। इट काजेज क्रैक्स, अगर एक्सेस में होगा तो क्रैक्स आ जाएंगे। एंड बिकम्स टू हार्ड व्हेन बर्न्ड, और हमारा ब्रिक क्या हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। और क्रैक्स क्यों आता है, क्योंकि प्लास्टिसिटी प्रोवाइड करता है तो प्लास्टिक श्रिंकेज आ जाता है, उसी कारण से क्या होगा अगर ज़्यादा प्रोवाइड कर दोगे तो वो क्रैक्स आ जाएगा। फिर लाइम की बात करें तो लाइम एज ए फ्लक्स यूज होता है। ये क्या करता है कि जो हमारा सिलिका है और एल्यूमिना है उनके पार्टिकल्स को फ्यूज करने में क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक, और हमारा श्रिंकेज को प्रिवेंट करता है ड्राइंग के समय में। अगर अधिक होगा तो फिर क्या होगा, इन द फॉर्म ऑफ लम्स, अगर ये लम्स के फॉर्म में होगा काज ब्रिक टू डिसइंटीग्रेट, ब्रिक हमारा क्या हो जाएगा, डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। एंड उसका शेप भी हमारा क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। फिर ब्रिक टू मेल्ट, डिसइंटीग्रेट और शेप लास्ट, यही तीनों क्या है इसके एक्सेस होगा तो यही मतलब कमियां हैं ब्रिक में प्रोवाइड कर देगा। आयरन ऑक्साइड की बात करें तो लाइक लाइम इट एज ए फ्लक्स, ये भी क्या है, फ्लक्स की तरह यूज होता है। हेल्पिंग सिलिका टू फ्यूज ड्यूरिंग बर्निंग, सिलिका को मतलब डिफरेंट इंग्रेडिएंट से फ्यूज होने में मदद करता है। एंड बाइंड ब्रिक पार्टिकल्स टुगेदर, और ब्रिक पार्टिकल्स को एक दूसरे में बांधने के लिए एक दूसरे से बांधता है जो डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स हैं उनको, जिसके कारण हमारा क्या है, स्ट्रेंथ और हार्डनेस हमको मिलता है। ठीक, इम्पार्ट रेड कलर देता है टू, और कलर इंटेंसिटी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयरन ऑक्साइड, जितना आयरन ऑक्साइड मिलाएंगे उतना ही अच्छा मतलब कलर आएगा। इम्प्रूव ड्यूरेबिलिटी, ये हमारा क्या करता है, ड्यूरेबिलिटी और इम्परमेबिलिटी को इम्प्रूव करता है। और इसके बाद अगर अधिक हो जाएगा तो फिर क्या होगा, हमारा डार्क ब्लू कलर हो जाता है ईट का। फिर मैग्नीशिया की बात करें तो गिव्स येलो टिंट, ये क्या करता है, येलो टिंट देता है। टू ब्रिक डिक्रीज श्रिंकेज भी हमारा कम कर देता है। डीके या ब्रिक्स अगर अधिक होगा तो क्या हो जाएगा, ब्रिक डीके हो जाएगा। और इसके बाद देखें तो एक बार एसएससी में क्वेश्चन पूछा है कि क्ले और सिल्ट कंटेंट, क्ले और सिल्ट कंटेंट कितना होता है ब्रिक में, तो ये हमारा क्या होगा 50% के नज़दीक होगा। ठीक, 50% के नज़दीक होगा। अब इसके बाद देखें हार्मफुल इंग्रेडिएंट क्या है, तो लाइम। अगर लाइम क्या करता है, इफ लाइम इज प्रेजेंट, लम्स में प्रेजेंट होगा, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है
और स्वेलिंग हो जाता है, काज डिसइंटीग्रेशन ऑफ ब्रिक, जिसके कारण ब्रिक का डिसइंटीग्रेशन हो जाएगा। फिर अगर आयरन पायराइड देखें तो इफ आयरन पायराइड प्रेजेंट इट ऑक्सीडाइज द ब्रिक, ऑक्सीडाइज कर देता है ब्रिक को, जिसके कारण क्रिस्टलाइजेशन हो जाएगा ब्रिक में और ब्रिक हमारा स्प्लिट हो जाएगा। और पायराइड्स क्या करता है, डिस्कलराइज द ब्रिक, इसके कलर को भी चेंज कर देता है। पेबल्स और ग्रेवल्स और ग्रीट अगर प्रोवाइड होते तो क्या करते हैं, लीड्स नॉट प्रॉपर मिक्सिंग, ये क्या करते हैं, मिक्सिंग प्रॉपर नहीं होने देते। वीक एंड पोरस ब्रिक, ब्रिक को हमारा इसलिए हमारा ब्रिक क्या हो जाता है, वीक और पोरस हो जाता है, यूनिफॉर्म मिक्सिंग नहीं होने देते हैं पेबल्स ग्रेवल्स। ठीक, एल्कलीज की बात करें, एक्सेस ऑफ एल्कलीज का ब्रिक टू मेल्ट एंड लाइक देयर फेप, अगर एक्सेस में एल्कलीज रहेगा तो हमारा क्या है कि ब्रिक क्या होगा, मेल्ट हो जाएगा और शेप अपना नहीं गेन कर पाएगा। दिस काजेज ई फ्लोरेसेंस, इसके कारण क्या होता है, ब्रिक पे ई फ्लोरेसेंस आ जाता है। ठीक, और जब मतलब ब्रिक सूख जाता है तो उसके ऊपर देख देंगे कि वाइट या ग्रे डिपॉजिट आ जाता है। फिर ऑर्गेनिक मैटर की बात करें और वेजिटेशन की बात करें तो ऑर्गेनिक मैटर बर्न हो जाते हैं तो वहाँ क्या हो जाएगा, पोर हो जाएगा, और जिसके कारण ब्रिक हमारा पोरस हो जाएगा, वाटर एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा, स्ट्रेंथ फिर हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सल्फर की बात करें तो सल्फर क्या करेगा, इफ इनसफिशिएंट टाइम इज गिवन टू बर्निंग, अगर इन बर्निंग में क्या करें हम, कम समय दें फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन एंड सल्फेट, कार्बन और सल्फेट के ऑक्सीडेशन में, देन सल्फर विल काज फॉर्मेशन ऑफ स्पॉन्जी स्वेल स्ट्रक्चर इन ब्रिक, स्पॉन्जी स्वेल स्पॉन्जी क्या करेगा, स्ट्रक्चर जो है ब्रिक में बनाएगा। ब्लोटिंग फिनोमेनन, इसके कारण क्या होता है, ब्लोटिंग, इस फिनोमेनन ब्लोटिंग फिनोमेनन कहते हैं। एंड ब्रिक विल बी डिस्कलर्ड बाय वाइट ब्लोचेज, और ब्रिक हमारा क्या हो जाएगा, उसका उसमें वाइट ब्लोचेज आ जाएंगे उसका कलर। ठीक, डिफेक्ट इन ब्रिक की बात करें तो ओवर बर्निंग ऑफ ब्रिक के कारण क्या होता है, ओवर बर्निंग ऑफ ब्रिक के कारण ये ब्रिक ओवर बर्न, सॉफ्ट मोल्टननेस मास प्रोड्यूस्ड, ब्रिक लूजेस शेप, सच ब्रिक्स नॉट यूज फॉर कंस्ट्रक्शन, ऐसे ब्रिक हमारे क्या कंस्ट्रक्शन के लिए यूज नहीं होते हैं। अंडर बर्निंग करेंगे तो इफ ब्रिक नॉट बर्न प्रॉपरली, पोर्स नॉट क्लोज ड्यू टू लेस हीट, ठीक, पोर्स नॉट क्लोज ड्यू टू लेस हीट, हायर डिग्री ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो जाएगा, स्ट्रेंथ हमारी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक, ब्लोटिंग की बात करें, दिस डिफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड एज स्पॉन्जी स्वेलन मास, ब्लोटिंग में ठीक स्पॉन्जी स्वेलन मास आ जाएगा। ठीक, और ओवर द सरफेस के ऊपर दिस डिफेक्ट इज कॉज्ड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्सेस कार्बोनेशियस मैटर, ये हमारा क्या है, ये इफेक्ट हमारा जो है एक्सेस कार्बोनेशियस मैटर के कारण आता है। ठीक, अगर ब्लैक कोर की बात करें तो व्हेन ब्रिक क्ले कंटेन बिटुमिनस मैटर और कार्बन एंड इफ दे आर नॉट completely removed by oxidation, the brick result in black core mainly because of improper burning। ठीक, तो हमारा ब्लैक कोर किसके कारण होता है कि अगर हमारे ईंट में जो है बिटुमिनस मैटर या कार्बन आ गया, कार्बन है और उसकी प्रॉपर बर्निंग नहीं हुई है। ठीक, और ब्रिक की प्रॉपर बर्निंग नहीं हुई है जिसके कारण जो हमारा कार्बन है वो ऑक्सीडाइज नहीं हुआ है, और इसी के कारण हमारा क्या आ जाता है, ब्रिक में ब्लैक कोर आ जाता है। और ये किस कारण से होता है, क्योंकि हमने इम्प्रॉपर बर्निंग नहीं की है। अगर ई फ्लोरेसेंस की बात करें तो काज बिकॉज ऑफ एल्कलीज प्रेजेंट इन ब्रिक, when bricks comes in contact with moisture, water is absorbed. After drying, white powder patches on brick surface usually appearance। ठीक, एक इसके कारण फ्लोरेसेंस आता है जब हमारा ब्रिक में क्या होंगे, अगर एल्कली प्रेजेंट होंगे और हमारा ब्रिक जो है मॉइस्चर के कंटेंट में आएगा तो क्या कर लेगा, वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा, और सूखने के बाद जो एल्कलीज हैं
वो हमारे क्या हैं, वाइट पाउडर पैचेज के ब्रिक सरफेस के ऊपर वाइट पाउडर पैचेज बना लेंगे। ठीक, चेक्स आर क्रैक्स की बात करें तो क्या है, दिस इज बिकॉज ऑफ लम्प्स ऑफ लाइम और एक्सेस ऑफ वाटर। ये किसके कारण आता है चेक्स आर क्रैक्स, लाइम के लंप के कारण या एक्सेस वाटर के कारण आता है। अगर स्पॉट्स की बात करें, इफ सल्फाइड is present in brick clay, it causes dark surface spot on brick. It causes dark surface spot on brick. Such brick is not only harmful but also unsuitable for exposed masonry work. अगर हमारा ब्रिक में सल्फाइड प्रेजेंट है, ठीक, तो क्या होगा कि ये सरफेस पे क्या करेगा, डार्क सरफेस, डार्क स्पॉट बना लेगा। ठीक, और ये क्या करता है, अगर सल्फाइड प्रेजेंट है ब्रिक में तो हम क्या करेंगे, ये अगर एक्सपोर्ड सरफेस है, जैसे बाहर की तरफ कोई मेजनरी वर्क हो रहा है, तो उसमें हम इसका यूज नहीं करेंगे। फिर ब्लिस्टर्स की बात करें तो ब्लिस्टर्स आर ब्रोकन ब्लिस्टर्स जनरली काज्ड on the surface of sewer pipes and drain tiles due to air imprisoned during molding। ठीक, तो मोल्डिंग के टाइम में क्या होगा, ब्रिक में हमारे क्या आ जाते हैं, कुछ एयर बबल रह जाते हैं। ठीक, और जब इनका मतलब उस ब्रिक का यूज अगर हम सीवर पाइप और या तो ड्रेन टाइल्स के रूप में करते हैं तो क्या होंगे कि वो जो एयर बबल था वो ब्रस्ट हो जाएगा, जिसके कारण से हमारे क्या आ जाएंगे, ब्लिस्टर्स फॉर्म हो जाएंगे। ठीक, फिर लेमिनेशंस की बात करें, इट इज बाय द इंट्रैप्ड एयर। ये भी हमारा क्या है, इंट्रैप्ड एयर के कारण होता है। ठीक, लेमिनेशन प्रोड्यूस लैमिना ऑन द ब्रिक फेसेज। ये क्या करेगा, लैमिना ब्रिक फेस पे प्रोड्यूस करेगा। ठीक, विच वीदर आउट ऑन एक्सपोजर, जो कि क्या होगा, इसके which wither out on exposure। such bricks are weak in structure। ऐसे ब्रिक हमारे क्या होते हैं, वीक होते हैं स्ट्रक्चर में। फिर चप्स, चप्स का देखो ट्रिक है, चप चप बरसा पानी, चप चप बरसा, चप चप बरसा पानी। तो क्या है, तो यहाँ पे पानी आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, डिफॉर्मेशन ऑफ द शेप ऑफ ब्रिक काज बाई रेन वाटर। ठीक, तो बारिश के पानी के कारण क्या होगा, अगर ब्रिक हमारा डिफॉर्म हो जाएगा। ठीक, जैसे हार्ड ब्रिक है हमारा और बारिश हो जा रही है उसी समय, तो क्या होगा कि मतलब छोटे छोटे उस पर स्पॉट्स बन जाते हैं। ठीक, फिर क्वालिटीज ऑफ गुड ब्रिक की बात करें तो पहली क्वालिटी हम क्या देखेंगे, साइज एंड शेप। साइज एंड शेप की बात करें तो ब्रिक शुड हैव यूनिफॉर्म साइज एंड प्लेन रेक्टेंगुलर सरफेस विथ पैरेलल साइड एंड फार स्टेज। ठीक, और इसके बाद वाटर एब्जॉर्प्शन की बात करें तो फर्स्ट क्लास ब्रिक के लिए क्या होना चाहिए कि 24 घंटे के बाद अगर हम उसको 24 घंटे तक पानी में डुबो के रखें तो वाटर एब्जॉर्प्शन हमारा क्या है, लेस देन 20% ऑफ वेट ऑफ ब्रिक होना चाहिए। ठीक, ऑफ इट्स ड्राई वेट व्हेन केप्ट इन वाटर फॉर 24 आवर्स। ठीक, फिर कलर की बात करें, यूनिफॉर्म डीप रेड और चेरी कलर। इसका कलर कैसा होना चाहिए, डीप रेड होना चाहिए, गहरा लाल होना चाहिए। ठीक, या चेरी कलर की तरह होना चाहिए। एज इंडिकेटिव ऑफ यूनिफॉर्मिटी, अगर ऐसा है तो ये क्या इंडिकेट करता है कि यूनिफॉर्म है हमारा ब्रिक। इन केमिकल कंपोजिशन में क्या है, यूनिफॉर्म है। एंड थ्रूनेस इन बर्निंग ऑफ ब्रिक, और बर्निंग हमारी क्या है, बहुत अच्छी तरह से हुई है। थर्ड बात करें टेक्सचर एंड कॉम्पैक्टनेस की बात करें, टेक्सचर एंड कॉम्पैक्टनेस की, तो सरफेस शुड बी टू स्मूथ। सरफेस हमारा क्या होना चाहिए, टू स्मूथ होना चाहिए। सरफेस हमारा इतना स्मूथ नहीं होना चाहिए कि हमारा मोटार जो है वो क्या हो जाए, स्लिप हो जाए। द ब्रिक शुड है पर कॉम्पैक्ट एंड यूनिफॉर्म टेक्सचर।
प्री कॉम्पैक्ट एंड यूनिफॉर्म टेक्सचर। तो ब्रिक का हमारा क्या होना चाहिए, मतलब अच्छी तरह से कॉम्पैक्ट हो और उसका टेक्सचर क्या है, यूनिफॉर्म होना चाहिए। ए फ्रैक्चर्ड सरफेस शुड नॉट शो फिजरेस एंड। तो एक फ्रैक्चर फतह कैसी होती है, उसमें क्या है कि कोई भी लंप या लाइम या हेल्स या ग्रीट वगैरह नहीं होना चाहिए, ठीक। हार्डनेस की बात करें तो ब्रिक शुड बी सो हार्ड दैट व्हेन स्क्रैचेड बाय फिंगर नेल नो इम्प्रेशन इज मेड। तो हार्डनेस क्या है कि अगर हम ब्रिक को नाखून से क्या कर रहे हैं, नाखून से अगर स्क्रैच डालें तो कोई इम्प्रेशन उस पर नहीं आना चाहिए। साउंडनेस की बात करें, व्हेन टू ब्रिक्स आर स्टक टुगेदर ए मेटलिक साउंड शुड बी प्रोड्यूस्ड। तो क्या अगर दो हम ब्रिक को क्या करें, टकराएं तो क्या है, मेटलिक साउंड होना चाहिए। फिर क्रशिंग स्ट्रेंथ की बात करें तो 10 मेगा पास्कल से अधिक होना चाहिए हमेशा। कॉमन बिल्डिंग ब्रिक में शुड है मिनिमम क्रशिंग स्ट्रेंथ इज इक्वल टू 3.5 मेगा पास्कल, ठीक। जो कॉमन बिल्डिंग ब्रिक होती है उसमें कितना होना तो होता है, मिनिमम क्रशिंग स्ट्रेंथ जो है वो हमारा 3.5 होना चाहिए, ठीक। ब्रिक अर्थ शुड बी फ्री फ्रॉम स्टोन्स। ब्रिक अर्थ हमारा स्टोन से फ्री होना चाहिए, ग्रिट या ऑर्गेनिक मैटर से, ठीक। ब्रिक शुड नॉट ब्रेक इनटू पीसेज व्हेन ड्रॉप्ड फ्लैट ऑन हार्ड ग्राउंड फ्रॉम ए हाइट ऑफ 1 मीटर। अगर 1 मीटर से गिरा रहे हैं तो ब्रिक में क्या कोई भी क्रैक वगैरह नहीं आना चाहिए। फिर व्हेन सोक्ड इन वाटर फॉर अबाउट 24 आवर्स शुड नॉट शो डिपॉजिट्स ऑफ वाइट साल्ट व्हेन अलाउड टू ड्राई इन शेड। तो कोई क्या है हमारा सॉल्ट डिपॉजिट नहीं दिखना चाहिए अगर 24 घंटे तक उसको डुबो के रख रहा है तो। ब्रिक शुड हैव लो थर्मल कंडक्टिविटी एंड शुड बी साउंड प्रूफ। तो क्या होना चाहिए कि लो थर्मल कंडक्टिविटी और साउंड प्रूफ होना चाहिए हमारा ब्रिक। अगर तो स्टैंडर्ड फाइड क्या है हमारा, स्टैंडर्ड फाइड 19x9x9 है, ठीक। टेस्ट ऑफ ब्रिक की बात करें तो वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट। एब्जॉर्प्शन टेस्ट इनिशियल रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन आर, पता नहीं क्या लिखा गया है, इनिशियल रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, ठीक। तो एब्जॉर्प्शन टेस्ट कैसे कहते हैं, 24 आवर इमर्सन इन कोल्ड वाटर, 24 घंटे तक कोल्ड वाटर में डुबो कर रखेंगे, या तो 5 घंटे बॉइलिंग वाटर में फिर रखेंगे। फिर ड्राई ब्रिक्स केप्ट इन मोमेंट 110+5 डिग्री सेल्सियस पे इसको रखेंगे, ठीक। टिल इट अटेन्स कांस्टेंट मास, जब तक कि इसका एक कांस्टेंट मास W1 न हो जाए। फिर इसको क्या करेंगे, ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। ब्रिक इमर्स इन वाटर एट 27 ± 2 डिग्री सेल्सियस फॉर 24 आवर्स। फिर ब्रिक को हम पानी में 24 घंटे के लिए रूम टेम्परेचर पे छोड़ देंगे। फिर ब्रिक्स टेकन आउट ऑफ वाटर एंड विप्ड विथ ए डैम्प क्लॉथ ऑफ वेट W2। फिर इसको हम क्या करेंगे, पानी को निकाल लेंगे और फिर वाटर एब्जॉर्प्शन निकाल लेंगे, ठीक। तो फर्स्ट क्लास जो ब्रिक होती है हमारी उसकी वाटर एब्जॉर्प्शन 20% से क्या होनी चाहिए, हमेशा कम होनी चाहिए, अधिक नहीं होनी चाहिए। सेकंड क्लास ब्रिक की 22%, थर्ड की 23% और कॉमन बिल्डिंग ब्रिक्स की 25% से ज़्यादा वाटर एब्जॉर्प्शन नहीं होनी चाहिए, ठीक। इन सम सोर्सेज थर्ड क्लास ब्रिक की ब्रिक 25% गिवन, ठीक। कहीं कहीं पे 25% वाला दिया रहता है, 25% कम होना चाहिए, ठीक। अब इसके बाद बात करें तो 5 आवर बॉइलिंग वाटर टेस्ट में तो सेम ऐसे क्या करेंगे, 110+5 पे रख देंगे। फिर इसको स्पेसिमेन इमर्स्ड इन वाटर, इसको क्या करेंगे, पानी में रख देंगे। हीटेड टू बॉयल इन 1 आवर एंड बॉइलिंग कंटिन्यूस डन फॉर 5 आवर्स, ठीक। बॉइलिंग 5 घंटे के लिए लगातार मतलब चला देंगे। फिर इसके बाद फॉलोड बाई कूलिंग डाउन एट 27 ± 2 डिग्री सेल्सियस बाई नेचर लॉस ऑफ हीटिंग विद इन 16 to 19 आवर्स। फिर इसको क्या करेंगे, धीरे धीरे कूल करेंगे रूम टेम्परेचर पे। फिर इसके बाद ब्रिक टेकन आउट ऑफ वाटर एंड वाइप्ड विथ ए डैम्प क्लॉथ एंड वेट W3 रिकॉर्डेड। फिर ब्रिक को निकाल लेंगे, सूखे कपड़े से क्या करेंगे, उसको थोड़ा पोंछ लेंगे। फिर उसका क्या करेंगे, वाटर एब्जॉर्प्शन निकाल लेंगे।
ठीक, बस दोनों टेस्ट में क्या अंतर है, वो 24 आवर के लिए रहता है और ये 5 से 6 घंटे में हमारा खत्म हो जाता है टेस्ट, 5 घंटे में, 5 आवर्स में। फिर इनिशियल रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन की बात करें तो रेट ऑफ हाउ मच वाटर ए ब्रिक ड्राइज इन ड्यूरिंग द फर्स्ट मिनट आफ्टर कॉन्टैक्ट विथ वाटर। तो कितना हमारा पानी जो है, ठीक, ब्रिक क्या करता है, सोखता है ड्यूरिंग फर्स्ट मिनट आफ्टर कॉन्टैक्ट विथ वाटर, मतलब वाटर के कांटेक्ट में आने के बाद पहले मिनट में कितना पानी है हमारा सोखता है। फिर सक्शन है डायरेक्ट बियरिंग ऑन बॉन्ड बिटवीन ब्रिक एंड मोटार, ठीक। फिर इसके बाद देखें तो व्हेन ए ब्रिक हैज हाई सक्शन ए स्ट्रांग वाटर टाइट ज्वाइंट में नॉट बी अचीव्ड। अगर हाइयर सक्शन है ब्रिक में तो हमारा क्या है, वाटर टाइट ज्वाइंट में नॉट बी अचीव्ड, ठीक। हाई सक्शन ब्रिक शुड बी वेटेड फॉर 3 to 24 आवर्स। जो हाई सक्शन ब्रिक है उसको हम क्या करेंगे, 3 से 24 घंटे तक क्या करेंगे, भिगो के रखेंगे। प्रायर टू लाइन टू रिड्यूस द सक्शन एंड अलाउ द ब्रिक सरफेस टू ड्राई। और फिर ब्रिक सरफेस को हम ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। इसके बाद वेरी लो सक्शन ब्रिक शुड बी कवर्ड एंड केप्ट ड्राई ऑन जॉब साइड। जो बहुत कम सक्शन कर रहे हैं उसको क्या कर देंगे, हम कवर्ड कर देंगे और केप ड्राई ऑन जॉब साइड, और जॉब साइड पे उसको सूखने के लिए छोड़ देंगे। नोट, जनरली ब्रिक्स आर सोक्ड इन वाटर बिफोर यूज इन मेजनरी वर्क्स। तो हमारे ब्रिक को क्या करते हैं हम, मेजनरी वर्क करने से पहले हम क्या करते हैं, उसको पानी में डुबो देते हैं, या ठीक। क्यों करते हैं ऐसा, जिससे कि जो हमारा मोटार है उससे हमारा क्या करे, वाटर एब्जॉर्ब ना कर पाए, ठीक। एवरेज वाटर एब्जॉर्प्शन शैल नॉट बी मोर देन 20% बाई वेट अप टू 12.5 क्लास ब्रिक, ठीक, एंड 50% बाई वेट ऑफ हायर क्लास ब्रिक, ठीक। तो 12.5 क्लास ब्रिक के लिए 20% वाटर एब्जॉर्प्शन होना चाहिए और हाइयर क्लास के लिए 15%। थर्ड क्या कर रहा है, फॉर वाटर एब्जॉर्प्शन लेस देन 5% डेंजर ऑफ फ्रॉस्ट एक्शन इज नेग्लिजिबल। अगर वाटर एब्जॉर्प्शन हमारा 5% से कम है तो क्या फ्रॉस्ट एक्शन उस ब्रिक पे नहीं आएगा। तो सेचुरेशन काफिशिएंट की बात करें तो क्या है हमारा, 24 घंटे वाटर एब्जॉर्प्शन कितना हुआ है बटे में 5 घंटे में हमारा वाटर एब्जॉर्प्शन कितना हुआ है। और सेचुरेशन काफिशिएंट हमारा क्या करता है, ड्यूरेबिलिटी को प्रेडिक्ट करता है। फिर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की बात करें तो ये क्या करता है, क्वालिटी ऑफ ब्रिक बताता है, बट इट इज ए लिटिल वैल्यू इन डिटरमाइनिंग द स्ट्रेंथ ऑफ वॉल। इसका और यूज क्या होता है कि ये स्ट्रेंथ ऑफ वॉल भी बताता है। तो वॉल स्ट्रेंथ हमारा मेनली डिपेंड होता है कि हमारा मोटार कैसा है, ठीक। टेक 5 ब्रिक सैंपल इमर्स इन वाटर एट रूम टेम्परेचर। तो इसको कैसे करते हैं, पहले 5 ब्रिक लेंगे, फिर उसको पानी में डुबो देंगे और जो फ्राग वगैरह है उसको हम क्या करेंगे, सीमेंट से जो है, सीमेंट मोटार से 1:3 के मोटार से क्या करेंगे, उसके फेस को कवर कर देंगे। फिर डैम जूट, जो जूट बैग्स होते हैं उसमें क्या करेंगे, इसको भिगो के रख देंगे 3 दिन के लिए। फिर देन ब्रिक स्पेसिमेन इज देन प्लेस्ड विथ फ्लैट फेसेज हॉरिजॉन्टल एंड मोटार फेस फेसिंग अपवर्ड प्लेट्स। तो क्या करेंगे, कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन में जो मोटार वाला है उसको ऊपर की तरफ रखेंगे और फ्लैट प्लेट्स को नीचे की तरफ रखेंगे। फिर लोड इस पर अप्लाई करेंगे और रेट इसका क्या होगा, 14 मेगा पास्कल पर मिनट, ठीक। 14 मेगा पास्कल या 14 मीटर पर mm स्क्वायर पर मिनट होगा इसका लोड। और तब तक इस लोड को बढ़ाते जाएंगे जब तक कि फेल ना हो जाए, और मैक्सिमम फेलियर लोड हम क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। फिर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकाल लेंगे, उसी लोड को एरिया से डिवाइड कर देंगे,
तो हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकल आएगा। तो एवरेज ऑफ 5 रिजल्ट नोटेड, ठीक। फिर जो पांचों ब्रिक का एवरेज हम निकाल लेंगे। तो कॉमन ब्रिक का क्या होना चाहिए, कॉमन बिल्डिंग ब्रिक का 3.5 मेगापास्कल से कम नहीं होना चाहिए, ठीक। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। इम्प्लोरेशन टेस्ट की बात करें तो आई एम टू चेक प्रेजेंस ऑफ सोल्यूबल सॉल्ट एंड एल्कलीज, ठीक। तो देखते हैं कैटेगरी। तो अगर डिपोजिशन जो है इम्परमिसिबल है, कोई पैच नहीं आ रहा है, तो हम नील मान लेंगे। अगर 10% से ज़्यादा एक्सपोज एरिया ब्रिक का है तो फ्लाइट मान लेंगे। 50% से ज़्यादा है तो मॉडरेट मान लेंगे। और ग्रेटर देन 50% है डिपॉजिट तो हम क्या करेंगे, इसको हैवी मान लेंगे, ठीक। अगर 50% ज़्यादा है और 50% ज़्यादा है लेकिन डिपॉजिट डोंट पाउडर और फ्लैक अवे द ब्रिक, तो पाउडरी फॉर्म में नहीं है। और अगर पाउडरी फॉर्म में है 50% से ज़्यादा ही है लेकिन पाउडरी फॉर्म में है तो हम इसको सीरियस मान लेंगे, ठीक। तो अप टू 12.5 क्लास ब्रिक के लिए 10 से 50% से क्या होना चाहिए, बीच में ही रहना चाहिए। फॉर हाई क्लास ब्रिक के लिए 10% से कम फ्लोर स्ट्रेंथ होना चाहिए। फिर वारपेज टेस्ट की बात करें तो वारपेज क्या होता है, बेंड और ट्विस्ट आउट ऑफ शेप स्पेशली फ्रॉम ए स्ट्रेट और फ्लैट फॉर्म, इसको वारपेज कहते हैं। सैंपलिंग 10 ब्रिक्स आर टेकन रैंडमली फ्रॉम ए लॉट एज ए सैंपल फॉर वार्पिंग टेस्ट। वार्पिंग 10 ब्रिक क्या करेंगे, हम लेके चलेंगे। तो इसका फ्लैट स्टील और ग्लास सरफेस and measuring ruler graduated in 0.5 mm division or wedge of steel of 60 into 15 into 15, ठीक। तो क्या करते हैं कि एक फ्लैट स्टील और एक या ग्लास सरफेस रहता है, उसी से हम क्या करते हैं, वारपेज को मेजर करते हैं। और जिस पे डिवीजन क्या रहेंगे, 0.5 mm के डिवीजन्स रहेंगे। और वेज ऑफ स्टील क्या रहेगा, 60/15/15, ठीक। तो कॉन्केव वारपेज रिमूव एनी एडहेरेंट टू सरफेस ऑफ ब्रिक, ठीक। adhering to the surface of brick। फिर concave वारपेज, the flat surface of the brick is placed along the surface to be measured, selecting the location that gives the greatest deviation from the straightness। The greatest distance of the brick surface from the edge of straightness is measured by a steel ruler or gauge। कॉन्वेक्स वारपेज की बात करें तो the brick is placed on the plane surface with the convex surface is in contact with the flat surface and the distance of 4 corners of brick are measured from the flat surface। The largest distance is reported as warpage। तो क्या करते हैं, उसको फ्लैट सरफेस पे रखते हैं। कॉन्वेक्स वारपेज के लिए कॉन्वेक्स साइड में और कॉनकेव के लिए क्या करेंगे, कॉनकेव साइड में फ्लैट सरफेस पे रखेंगे। फिर जो स्टील रूलर है उसी से हम क्या कर लेंगे कि जो लार्जेस्ट डिस्टेंस है उसी को हम मेजर कर लेंगे और उसी कह देंगे क्या है, हमारा कॉनकेव वारपेज है या कॉन्वेक्स वारपेज है। और जो दोनों में कॉनकेव वारपेज और कॉन्वेक्स वारपेज में जो दोनों में क्या है अधिक है, उसी को हम क्या कर देंगे, वारपेज की तरह रिपोर्ट कर, उसी को वारपेज कर देंगे, ठीक। हार्डनेस टेस्ट की बात करें तो कोई भी हमारा इंप्रेशन शुड बी लेफ्ट ऑन द ब्रिक सरफेस व्हेन स्ट्रेच विद फिंगर नेल। अगर हम फिंगर नेल से अगर ब्रिक सरफेस को क्या करते हैं, मार्क करते हैं, तो कोई भी इंप्रेशन जो है ब्रिक सरफेस पे नहीं आना चाहिए। साउंडनेस टेस्ट की बात करें तो टू ब्रिक्स आर स्ट्रक विथ ईच अदर, दे शुड नॉट ब्रेक एंड शुड प्रोड्यूस ए क्लियर रिंगिंग साउंड। जब हम दो ब्रिक को टकराते हैं तो मेटलिक साउंड हमारा आना चाहिए और कोई ब्रिक हमारा टूटे ना, एक भी होना चाहिए। फिर स्ट्रक्चर टेस्ट की बात करें, ए ब्रिक इज ब्रोकन एंड इट्स स्ट्रक्चर इज एग्जामिन्ड। एक ब्रिक को तोड़ते हैं फिर उसका स्ट्रक्चर देखते हैं। फिर इट मस्ट बी होमोजीनियस, हमारा क्या है, होमोजीनियस होना चाहिए, कॉम्पैक्ट होना चाहिए, फ्री फ्रॉम एनी डिफेक्ट सच एज होल्स लम्प्स etc।
ठीक। इसमें कोई लंप नहीं होना चाहिए, जैसे होल हो गया या लंप हो गया। ठीक। अगर फुल ब्रिक की बात करें तो ये हमारा क्या है, फुल ब्रिक है। फिर आधे आधे काट दोगे तो क्वीन क्लोजर हो गया। ठीक, मतलब लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन में। फिर अगेन अगर इसी इसी क्वीन क्लोजर को अगर हाफ में काट दोगे तो हमारा क्या हो जाएगा, क्वीन डोजर हो जाएगा। ठीक। फिर ये हमारा क्या है कि लेंथ और विड्थ दोनों में से अगर इतना काट के निकाल दोगे तो रिमेनिंग हमारा क्या कहलाएगा, क्वीन क्लोजर। फिर ये क्या है कि इधर वाला देखिए कि इधर वाला तो पूरा है, इधर वाला हमने हाफ कर दिया है एक तरफ का विड्थ हमारा, तो हमारा क्या मिल जाएगा हमको, बेवेल्ड क्लोजर। ठीक। इसमें क्या होता है, मिड कॉर्नर कट। ये क्या है हमारा, मिड मिड कट है। ठीक। क्वीन क्लोजर क्या है, क्वीन क्लोजर क्या है, केवल विड्थ विड्थ में मिड किया गया है। फिर ये हमारा है मीटर्ड क्लोजर। ठीक। तो जैसे इसमें क्या करे थे हम, विड्थ में क्या कर दिए थे, हाफ कर दिए थे। तो यहाँ पे हम क्या कर, लेंथ में हम हाफ हाफ कट लगा दें तो इसको क्या कहेंगे, बेवेल्ड क्लोजर। ठीक। इस ग्रुप को। अब इसके बाद हाफ और बैट। ठीक। इसको क्या कहेंगे, हाफ और बैट कहेंगे। फिर थ्री क्वार्टर क्लोजर और थ्री क्वार्टर बैट, इसको क्या बोलेंगे, स्प्लिट बोलेंगे। इसको स्क्विंट ब्रिक बोलेंगे। बस इसका फिगर देख लीजिए, नाम याद कर लीजिए, स्क्विंट ब्रिक। फिर कार्निश ब्रिक। ठीक। कार्निश ब्रिक क्यों प्रोवाइड, कहाँ प्रोवाइड करते हैं, ऑर्नामेंटल वर्क के लिए प्रोवाइड करते हैं, और उसके बाद कार्नर पे इसको प्रोवाइड करते हैं। ठीक, कि एजेज ना रहे हमारे। फिर वाइजर यूज इन आर्च, वाइजर कहाँ पे यूज होंगे, आर्च में। ब्रिक क्लासिफिकेशन की बात करें, फर्स्ट क्लास ब्रिक, सेकंड क्लास ब्रिक, थर्ड क्लास ब्रिक। फर्स्ट क्लास टेबल मोल्डेड होता है या किल्न में बर्नट होता है। सेकंड क्लास अगर देखें तो ग्राउंड मोल्डेड होता है और बर्नट इन किल्न होता है। ग्राउंड मोल्डेड ब्रिक्स ये भी क्या होंगे, या बर्नट इन क्लैम्प, एक किल्न में एक क्या होगा, क्लैम्प में बर्न होता है, बर्न होता है। द सरफेस एंड एजेज ऑफ ब्रिक आर सॉफ्ट, स्क्वायर, स्मूथ एंड स्ट्रेट। शार्प, स्क्वायर, स्मूथ और स्ट्रेट हमारा सरफेस होना चाहिए। हाँ, इसका सरफेस क्या होता है, रफ होता है, शेप इज स्लाइटली इनरेगुलर होगा। इसका सरफेस क्या होगा, इनरेगुलर एंड डिस्टॉर्टेड एज होगा। फर्स्ट क्लास ब्रिक है ऑल क्वालिटी ऑफ गुड ब्रिक। ठीक, ब्रिक्स यूज फर्स्ट क्लास सुपीरियर वर्क में होगा, परमानेंट नेचर में होगा। इसका यूज कहाँ होगा, व्हेन ब्रिक वर्क इज टू बी प्रोवाइडेड विथ कंक्रीट और प्लास्टर, जहाँ पे कंक्रीट, जहाँ पे हम क्या प्लास्टर की कोटिंग प्रोवाइड करेंगे वहाँ पे हम क्या करते हैं, इस ब्रिक का यूज करते हैं। गिव डल फोल्ड व्हेन स्ट्रक टुगेदर, डल फाउंड देगा अगर हम इसको टकराएंगे। ठीक। अनइम्पॉर्टेंट एंड टेम्प्रोरी स्ट्रक्चर, अनइम्पॉर्टेंट है और हमारा टेम्प्रोरी स्ट्रक्चर है। मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो सबसे पहले अनसॉइलिंग, डिगिंग, फिर क्लीनिंग, फिर विदरिंग, फिर ब्लेंडिंग, फिर टेम्परिंग करते हैं, फिर मोल्डिंग, फिर ड्राइंग, फिर बर्निंग, फिर ब्रिक बन गया हमारा। ठीक। तो क्या क्या देखेंगे, अनसॉइलिंग में क्या होता है कि सबसे पहले जो है हमारा ऊपरी सतह हटा लेंगे। फिर ऊपरी सतह हटाने के बाद क्या करेंगे, उसको खोद लेंगे। ठीक। फिर क्लीन कर लेंगे कि उसमें कोई कंकड़ वगैरह है तो उसको निकाल लेंगे। फिर विदरिंग के लिए उसको छोड़ देंगे। ठीक। फिर ब्लेंडिंग करेंगे उसका। ब्लेंडिंग और टेम्परिंग में क्या अंतर है, बिल्डिंग और टेम्परिंग में, दोनों में हम डिफरेंस को हमेशा ध्यान में रखेंगे। टेम्परिंग हमारा क्या है, पग मिल में होता है। ठीक। और ब्लेंडिंग में हम वाटर और मतलब जो अदर मटेरियल्स हैं, अगर नीड है किसी का, जैसे लाइम वगैरह हो गया, तो हम ब्लेंडिंग के टाइम पे ही क्या करते हैं, ले लेते हैं उन मटेरियल को और उसको मिला देते हैं। फिर टेम्परिंग में भी क्या करते हैं, वाटर ऐड करते हैं। ठीक। लेकिन ये टेम्परिंग हमारा कहाँ होगा, पग मिल होता है।
एक बुल नोज ब्रिक होता है, आपको हमारा होता है बुल नोज ब्रिक। तो उसका यूज कहाँ होता है? बुल नोज ब्रिक का यूज थोड़ा देख लेते हैं। बुल नोज ब्रिक, तो इसका यूज हम कहाँ पे करेंगे? पहला कार्नर पे करेंगे, कार्नर अगर रहेगा, फिर पिलर्स में करते हैं, पिलर्स में करते हैं, ठीक। और डेकोरेशन पर्पज में यूज होता है, डेकोरेशन पर्पज में, ठीक, बुल नोज ब्रिक का यूज होता है। रिफ्रैक्टरी ब्रिक का यूज, रिफ्रैक्टरी ब्रिक का यूज भी देख लेते हैं। तो रिफ्रैक्टरी ब्रिक हमारा क्या होगा? रिफ्रैक्टरी ब्रिक, ठीक, हाई टेम्परेचर जहाँ पे होगा, ये हाई टेम्परेचर को हमारा रजिस्ट करता है, हाई टेम्परेचर को रजिस्ट करता है, हाई टेम्परेचर को रजिस्ट करता है। अगर 2 ब्रिक वाल है हमारा, 2 ब्रिक वाल है, तो इसकी थिकनेस क्या होगी? इसकी थिकनेस हमारी कितनी होगी? इज इक्वल टू 10 + 10, वही लेंथ दोनों ब्रिक का ऐड कर देंगे, इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। अरे सॉरी, लेंथ 20 + 20 इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर, ठीक। 20 × 10 होता है ना। Which are the following type of stone used in rubber masonry? तो रबर मेजनरी में कौन टाइप का स्टोन यूज करते हैं? हार्ड, हार्ड टाइप स्टोन यूज होता है, हार्ड टाइप स्टोन यूज होता है। सो इसमें एक देख लेंगे, एक टाइप और है हमारा कि एक बार हाफ पे कट कर रहे थे लेंथ को, ठीक, एक बार हाफ पे लेंथ को कट कर रहे थे, अब हम हाफ पे नहीं, कुछ इस तरह से अगर हमारा ब्रिक रहेगा, तो इसको क्या कहेंगे? कैंट। इसको क्या बोलेंगे? इस वाले ब्रिक को कैंट।